तो इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने शुरू की? रोमन? हाँ, गोल्ड कॉइन्स वर स्टार्टेड बाय गुप्तास, को हम कहते ही हैं गुप्ता गोल्ड कॉइन्स। तो पहली गोल्ड कॉइन गुप्ताओं ने शुरू की है इंडिया में। पहली सिल्वर कॉइन किसने शुरू की? वेरी गुड, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी की जो एक सिल्वर कॉइन होती थी दैट वाज क्लोज टू 179 ग्राम्स। इतना ज्यादा एक कॉइन होती थी शेर शाह सूरी की, 179 ग्राम्स। मुगलों ने भी बनाया गोल्ड कॉइन, बनाया या नहीं? मुगल की गोल्ड कॉइन का नाम क्या है? वेरी गुड, मोहर। मुगल की सिल्वर कॉइन का नाम क्या? रुपया, रुपया। और उसकी कॉपर कॉइन का नाम क्या? दम, दम। गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स इन इंडिया। इंडिया ने जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसने क्या बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी काम नहीं करेगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया को रूल किया जाएगा। तो ब्रिटिश क्राउन ने 1897 में इंडिया में 1 सिल्वर रुपी का इशुएंस किया, 1 सिल्वर रुपी। दम, दम है दम। मोहर रुपया एंड दम। मोहर गोल्ड था, रुपया सिल्वर था, दम कॉपर था। अकबर के टाइम, अकबर के टाइम एक जो दम हुआ करता था अकबर के टाइम, वो 20 ग्राम का होता था। यानी एक दम के अंदर कितने ग्राम ऑफ कॉपर? 20 ग्राम्स ऑफ कॉपर। लेकिन औरंगजेब के आते आते एक दम के अंदर सिर्फ 13 ग्राम ऑफ कॉपर ही रह गया था। वो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, वो अभी मैं बताऊंगा। समझ आ रहा है? अच्छा, क्या देख रहे हैं हम? मेटालिक मनी। मेटालिक मनी, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर भी इस्तेमाल होता है, ब्रास भी इस्तेमाल होता है, निकल भी इस्तेमाल होता है, स्टेनलेस स्टील अभी इस्तेमाल हो रहा है। जो आपकी रुपया है, एक कॉइन्स, वो क्या है? स्टील है। तो आपने देखा कि ये गोल्डन सिल्वर इस्तेमाल करने लगे हम एज मेटालिक मनी। आपने कॉइन्स बनाई, उस पर ठप्पा लगा कि अब ये कॉइन है। अब इस कॉइन के अंदर 2 सेकंड के लिए मानेंगे, इस कॉइन के अंदर ऊपर से जो वैल्यू था, दो एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे दम की। इसमें 20 ग्राम किसका था? कॉपर का, 20 ग्राम ऑफ कॉपर। ऊपर क्या लिखा था? एक दम। अकबर के टाइम, अकबर के टाइम, अकबर के टाइम इसका फेस वैल्यू कितना था? एक दम। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा जब ये 20 ग्राम ऑफ कॉपर आप बेचोगे एज मेटल, नॉट एज करेंसी, एज मेटल जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, दैट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी द इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके अंदर का वैल्यू। इसका फेस वैल्यू कितना? एक दम। और जब आप इसको मेटल की तरह इस्तेमाल करते थे, मेटल बेचकर भी आपको एक दम ही मिलता था। यानी इसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? बराबर है। उसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, सिंपली द मनी जिसका फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल। फिर हमने क्या किया? फुल बॉडीड मनी से शुरुआत हुई। फुल बॉडीड मनी में सिंपली जो भी बोलेगा, ये वो पैसा है जिसके अंदर मेटल का वैल्यू और उसके बाहर फेस वैल्यू बराबर होता है। तो फुल बॉडीड मनी से ही शुरुआत हुई थी मेटालिक मनी की। लेकिन हमने देखा, अभी मैंने कहा अकबर के टाइम कॉपर कॉइन कितने की होती थी? 20 ग्राम की। औरंगजेब के टाइम 13 ग्राम्स की। अभी हमने ये भी देखा, जैसे 2009 में हमने ये देखा, एक केस स्टडी आई थी हिंदू न्यूज़पेपर में। उन्होंने कहा कि इंडिया उस वक्त जो 5 रुपए की कॉइन बनाता था, ₹5, आपने देखा होगा पुरानी जो 5 रुपए की कॉइन्स है वो काफ़ी मोटी होती थी, है ना? मोटी कॉइन्स होती थी। अब ये 5 रुपए की कॉइन जो मोटी वाली थी, 2009 में ये स्कैंडल बाहर आया कि ये 5 रुपए की कॉइन्स स्मगल होती थी बांग्लादेश। बांग्लादेश में वो लोग इन 5 रुपए की कॉइन्स का क्या करते थे? इसकी मेल्टिंग करते थे। मेल्टिंग करके वो इस 1 रुपए से जो इस 5 रुपए से जो मेटल निकलता था, उससे वो 5 रेजर ब्लेड्स बनाते थे। 5 रेजर ब्लेड्स।
तो उन्होंने 5 रुपए की कॉइन जमा किया, उसको स्मगल किया बांग्लादेश, वहां पे मेल्ट किया उसको, और क्या बनाया, एक कॉइन से 5 रेजर ब्लेड। एक रेजर ब्लेड, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एक रेजर ब्लेड का प्राइस होता था 2 रुपए। 2 रुपए तो 10, 5 का कितना हो गया, 10 रुपए। तो उन्होंने हमसे 5 रुपए स्मगल किया और हमें ही ये 5 ब्लेड्स एक्सपोर्ट किया। तो 5 का वैल्यू 10 में क्रिएट करके हमें ही वापस दिया। तो हमें मालूम पड़ा कि हमने जो इसमें मेटल रखा है वो लोग इसका स्मगल करके उसमें उसकी मेल्टिंग करके नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका मेटल का प्रपोर्शन कम करना चाहिए। तो तब से हमने उसको पतला कर दिया, रिड्यूस द मेटल प्रपोर्शन, रिड्यूस द मेटल प्रपोर्शन। उसके बाद जैसे आपने कहा कि अब हमने क्या किया, हमने अब इसमें जो पहले रुपीस में मेल्टिंग होती थी, इसमें एक ही मेटल इस्तेमाल होता था। एक मेटल को मेल्ट करके नया प्रोडक्ट बनाना आसान होता है। हमने अब कहा अब हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल इस्तेमाल करेंगे, उसको मेल्ट करके फिर अलग अलग करना ये बहुत मुश्किल होगा, इट विल डिस्करेज द स्मगलर्स। तो हमने कहा लेट्स स्टार्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लेट्स स्टार्ट यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। इसीलिए आप देख रहे हैं 10 रुपए की कॉइन में 2 मेटल्स होते हैं, सेंटर पे एक होता है, बाहर दूसरा होता है। 20 रुपए की कॉइन आने वाली है 2019 में, वो लॉन्च उन्होंने वो आ गई वो, हाँ 20 रुपए की कॉइन है, उसके सेंटर में कॉपर निकल होगा और बाहर कॉपर ब्रास होगा। ठीक, इसमें भी हमने 3 मेटल्स का इस्तेमाल किया है, कॉपर, निकल एंड ब्रास। ये 20 रुपए की कॉइन, ₹20 ₹20। इंक भर के आओ, चलिए इधर ही है। चलिए, तो हमने मेटल्स देखे। मेटल्स में सबसे पहले, अब जब ये आप करते हैं ना कि आपके पास एक 5 रुपए की कॉइन है जो मोटी होती थी, अब ऐसे ही आपके पास 1 रुपए की कॉइन है जो बड़ी होती थी। फाइन, आपने 5 रुपए की कॉइन को पतला किया और 1 रुपए की कॉइन को छोटा किया। इसको हम कहते हैं, जब आप मेटल प्रोपोर्शन कम करते हैं, इसको हम कहते हैं डिबेसमेंट। क्या कहते हैं? डिबेसमेंट। कि आप करेंसी का डिबेसमेंट कर रहे हो। ये डिबेसमेंट औरंगजेब ने भी की थी, ये डिबेसमेंट हम भी अभी कर रहे हैं। हम अगर 1948 में हमारा रुपया देखेंगे, उस 1 रुपये में 1948 के आज़ादी के 1 साल बाद जो 1 रुपया हुआ करता था, उसमें जितना मेटल हुआ करता था, आज अगर हम उसको बेचेंगे, आज आपको उसमें 9 रुपये और 45 पैसे मिलेंगे उस 1 रुपये में। ठीक है ना, इसमें मेटल का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन आज की जो हमारी रुपया है 2021 में, जो आपकी 1 रुपया है, आज इसको बेच के देखो 95 पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी में जब भी फुल बॉडीड मनी होता है, जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो, या इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो फेस वैल्यू से, इस केस में फेस वैल्यू कितना, 1 रुपये। अगर आप इस कॉइन को इस्तेमाल करोगे एज करेंसी, कितना मिलेगा, 1 रुपये। अगर इसको इस्तेमाल करोगे एज मेटल, 9 रुपये मिलेंगे। तो ये फुल बॉडीड मनी है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है इसके फेस वैल्यू से। जब भी फुल बॉडीड मनी होता है, उससे नुकसान होता है इकोनॉमी में, इशूअर का, जो ये बनाता है। नुकसान क्या होता है? इनफैक्ट दिस इज अवर सुन्ना मनी, जो दिरहम और दिनार है, जो कुरान में भी आया है। यही पैसा है जो असल में होना चाहिए, पर इसमें कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या है? ये नुकसानात इसलिए है, वो पैसे में नहीं है, असल में गवर्नेंस में नुकसानात है। हमने क्या देखा, जो फुल बॉडीड करेंसी थी रोम में, हमने ये देखा वो लोग क्या करते थे, जो बादशाह है उसके पास एक अंबार होता था गोल्ड एंड सिल्वर का, कॉइन्स में। तो उसने लोग रखे थे उसको संभालने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग क्या करते थे, जो काम करने वाले होते थे, जो पैसे की रखवाली करते थे, वो सारे पैसे को बोरी में, जूट बैग्स में डालते थे और क्या करते थे, उसको जोर जोर से हिलाते थे उन जूट बैग्स को। इसकी वजह से क्या होता था, जो अंदर कॉइन्स है वो घिसने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या हो जाता था, डस्ट बाहर आ जाता था। अब गोल्ड की कॉइन है तो गोल्ड डस्ट बाहर आएगा, सिल्वर की कॉइन है तो सिल्वर डस्ट बाहर आएगा। फिर जब बादशाह सलामत आते थे, बोलते थे कितना पैसा है, वो बोहरी निकाल के बताते थे इतना अंबार है। तो उसने कहा चलो ठीक है अंदर डाल दो। वो लोग क्या करते थे, वो बोहरी निकाल के बाहर
निकल जाते थे, फिर उसको पानी में रखते थे, पानी में जैसी बोरी जाती थी ये डस्ट ऊपर आ जाता था, ठीक। उसकी फिल्ट्रेशन के बाद उनके पास गोल्ड और सिल्वर का डस्ट होता था, जिसकी मेल्टिंग के बाद वो पैसा नया क्रिएट करते थे वहाँ। तो फुल बॉडी मनी में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें स्मगलिंग होती है, इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसीलिए आपके पास अगर बादशाह ने एक नई गोल्ड कॉइन बनाई थी, कुछ यूं बिल्कुल फ्रेश गोल्ड कॉइन, घिसते घिसते जो लोगों ने इसमें डिबेसमेंट करी है वो धीरे धीरे कुछ यूं हो जाता था आपकी कॉइन्स, ठीक है ना। अब ये हम इकोनॉमी में कहते हैं इस पैसे को बैड मनी, क्या कहते हैं, बैड मनी। और ये पैसा गुड मनी होता है, क्या होता है। तो थॉमस ग्रेशम एक इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा इकोनॉमी में अगर दो तरीके के पैसे चल रहे हैं, एक बैड मनी है और एक गुड मनी है, दो तरीके के पैसे हैं। तो उसने कहा ये अगर आपके पास ये दोनों पैसा है, आपके पास नया फ्रेश प्रिंटेड करेंसी भी है और आपके पास एक पुरानी फटी पड़ी करेंसी है, आपको जब किसी को पेमेंट देनी होगी आप पुराना ही इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल ऐसे ही ये लोग भी जब उनको पेमेंट देनी होती थी, ये नए कॉइन्स को पीछे रखते थे और आगे पुरानी कॉइन्स को, बैड मनी को सर्कुलेट करते थे। तो थॉमस ग्रेशम ने क्या कहा, ग्रेशम ने कहा कि बैड मनी विल ड्राइव आउट गुड मनी। सर्कुलेट कौन होगा दोनों में, बैड मनी। इसी को हम कहते हैं ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम्स लॉ। इन सिंपलर टर्म्स ग्रेशम्स लॉ क्या है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। तो फुल बॉडीड मनी में हमने देखा इसमें स्मगलिंग होती है, इसमें बैड मनी ड्राइव आउट करता है किसको, गुड मनी को। हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पैसे को कम करें, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम अब क्या करेंगे, हम इसका फेस वैल्यू बढ़ा देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने फेस वैल्यू रखा 1 रुपये और इसका जब इंट्रिंसिक वैल्यू है 95 पैसे है। अब बताइए कौन इसको मेल्ट करेगा, हर इंसान इसको इस्तेमाल करेगा एज करेंसी, क्योंकि करेंसी में ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, मेटल में ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं फेस वैल्यू की तरह, यानी इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है, जिसका फेस वैल्यू ज्यादा होगा, किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। ओके, टोकन मनी देखा। क्या टोकन मनी अभी भी है, अभी भी है, बिल्कुल है, अभी भी चल रहा है। ओके, मेटालिक मनी में जो चीजें देखी हमने, तो हम इवोल्यूशन में चल रहे थे कमोडिटी से मेटालिक मनी, अब मेटालिक से जाएंगे पेपर मनी में। पेपर मनी, जस्ट गेट अ फील ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर शुरू करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक लाइन एक एक दिन की है, पर फील इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फील द सब्जेक्ट। पेपर मनी, अब पेपर मनी शुरू कैसे हुआ, देखिए अब आपके पास मेटल्स चल रहे थे, कमोडिटी तो खत्म हो गई, ऑब्सोलीट हो गया, अब मेटल चल रहे हैं। तो हमने शुरुआत इसकी देखी, पेपर मनी तो चाइना से शुरू हुई थी, लेकिन जो असल में हमने इसमें वर्ल्ड ओवर एप्लीकेशन देखी है, वो असल में शुरू हुआ था रोम से। तो रोमन एम्पायर में हमने क्या देखा, रोमन एम्पायर में आपको सपोज एग्जाम्पल लेंगे हम, या इंडिया की ही एग्जाम्पल लेंगे, हमें सपोज दिल्ली में मैं हूँ और मुझे वेस्ट बंगाल जाना है। दिल्ली में मैं खुद रहता हूँ, लेकिन मुझे बाहर से वेस्ट बंगाल से कोई चीज़ खरीदनी है और उसको बेचना है कहाँ, दिल्ली की किसी एग्जीबिशन में। तो मैं माल यहाँ से लाता हूँ और दिल्ली में बेचता हूँ, लेकिन मेरे पास दिल्ली में, ये जहाँ मेरा घर है, यहाँ पर मेरे पास मेटालिक कॉइन्स है, मेटालिक कॉइन्स है, चाहे गोल्ड में है, सिल्वर में है, जिसमें भी है, तो मेटालिक कॉइन्स है मेरे पास, और मुझे इन मेटालिक कॉइन्स को ले जाना है कहाँ, वेस्ट बंगाल। वहाँ कोई चीज़ खरीदनी है, उसको पेमेंट देनी है मेटालिक कॉइन्स में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाना, अगर ज़्यादा बड़ा बिजनेस है मेरा, तो ज़्यादा कॉइन्स लानी पड़ेंगी, है ना। तो इसको ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल। हमने अब क्या किया, रोमन एम्पायर में हमने देखा, वहाँ पर एक बंदा आया, उसने कहा तुम क्या करो, मेरे पास यहाँ पर एक लॉकर है, तुम ये अपनी मेटालिक कॉइन्स, तुम्हारे पास 100 गोल्ड कॉइन्स है, इनको मेरे इस लॉकर में डाल दो, डिपॉजिट करो।
तो हमने डिपॉजिट की इसमें 100 गोल्ड कॉइन्स। रिटर्न में इसने हमें एक बिल दी, उस बिल में लिखा था कि इसने मेरे पास कितने कॉइन्स लिए, कितने कॉइन्स डाले, 100 गोल्ड कॉइन्स, उसका सिग्नेचर था यहाँ। अब हमने ये बिल ली, उसने बोला तुम क्या करना, वेस्ट बंगाल जाना। वेस्ट बंगाल में मेरे पास एक और लॉकर है जिसमें मैंने पास ऑलरेडी मेटालिक कॉइन्स भरी पड़ी है, तुम जाना उसको ये बिल दिखाना, वो रिटर्न में तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन्स दे देगा। तो ये बिल जो है ये क्या बन गई आपकी, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यही से शुरू हुआ पेपर करेंसी का। हमारे पास मेटालिक मनी था, उसको डिपॉजिट किया किसी के पास, उसने रिटर्न में बिल दी, वो बिल वेस्ट बंगाल में किसी को दिखाई लॉकर में, उसको बिल दी 100 गोल्ड कॉइन्स की, रिटर्न में उसने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए। तो आपका काम आसान हो गया बीच में। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को एहसास हुआ कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत फ़ायदा है हमें, ये निकालना डालना बहुत प्रॉब्लमैटिक मामला है, इसमें टाइम लगता है काफ़ी। अब मैं अगली बार जब गया, मैंने अगली बार जब यहाँ पे डिपॉजिट डाला, रिटर्न में क्या लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगले साल जब मैं वेस्ट बंगाल गया, अब मैं वहाँ लॉकर पे नहीं गया, अब मैं डायरेक्ट दुकानदार के पास गया, कहा कि ये लो तुम्हारी पेमेंट, ये लो तुम्हारी बिल, आप वहाँ से निकाल लेना पैसे। तो धीरे धीरे यही सर्कुलेट होने लगी, यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगी। वहीं से आपका पेपर करेंसी की डिमांड बढ़ने लगी। अब मैंने कहा किसी भी चीज़ को करेंसी इस्तेमाल करनी है तो उसकी क्या होनी चाहिए। अब डिमांड क्या है यहाँ पर, क्यों डिमांड बढ़ी इसकी, क्योंकि इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, आपका ट्रांजैक्शन आसान हो गई। तो हमने इन्हीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अब इस्तेमाल करने लगे हम, क्या, एज करेंसी, एज करेंसी। बताइए क्या ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जो ये बिल है, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं ओरिजिनल पैसे में, है ना। इसीलिए इनको हम कहते हैं कन्वर्टेबल मनी। क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी क्या होता है, यू कैन कन्वर्ट दैट करेंसी इनटू ओरिजिनल वैल्यू, चाहे गोल्ड में है या सिल्वर में है। क्या मैं कह सकता हूं ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसीलिए ये होता है रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये कन्वर्टेबल भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है। अब धीरे धीरे इसी की सर्कुलेशन होने लगी और यही आज आपका पेपर करेंसी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कोई भी वैल्यू, क्या ये टोकन मनी है, हाँ, चपाते पड़ेगी, ये टोकन मनी नहीं है। टोकन मनी क्या होता है, फेस वैल्यू ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 गोल्ड कॉइन्स, है ना, लिखा ना इधर 100 गोल्ड कॉइन्स। क्या इसके अंदर 100 गोल्ड कॉइन का वैल्यू है, इसका अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू ज्यादा है। ये भी क्या है, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टेबल मनी, है ना। दिस इज योर पेपर करेंसी। इनफैक्ट आज के दिन भी यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को वहां लोग बिल ही कहते हैं, अभी भी उनको बिल्स कहते हैं, उनको चेक्स कहते हैं, और यहां हम उसको करेंसी कहते हैं। यही बिल सर्कुलेट हो रही है, यही आप सब इसी के पीछे पागल हो, है ना, यही चाहिए, लेकिन असल में इसका वैल्यू किधर, कहीं और होता है। तो हमने जब पेपर करेंसी शुरू की, एक सेकंड, या डिम्पल, या आई एम गुड, आई एम इन द क्लास एक्चुअली, शो, ओके ओके, चलिए। अब जब पेपर करेंसी शुरू किया, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने अभी देखा पीछे से, उसके पास हमने कितने गोल्ड कॉइन्स उसको दी, उसने जो बिल बना के दी वो भी कितने की थी, 100 गोल्ड कॉइन्स। तो हम कह सकते हैं ये फुल्ली कन्वर्टेबल मनी है, जितना इस पे लिखा है एग्जैक्टली आप उतना वहां से निकाल सकते हो, फुल्ली कन्वर्टेबल मनी। तो हमने शुरू में जब करेंसीज निकली, पेपर करेंसी छापने लगे हम, तो दुनिया भर में जो पेपर करेंसी छापने लगे उन्होंने उसके पीछे उसका वैल्यू रखा था। जैसे इस बंदे ने जब बिल छपाई, इसके पीछे इसने बराबर का वैल्यू रखा हुआ था। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व जो है, जो वहाँ का डॉलर छपाता है, जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, जब उन्होंने डॉलर छपाया एज अ पेपर करेंसी, बराबर उसके पीछे गोल्ड और सिल्वर रखा था, बराबर, इनफैक्ट गोल्ड रखा था। यानी अगर उन्होंने, उनके रिजर्व में 1000 टन का गोल्ड था, उन्होंने 1000 टन का पेपर छपाया,
फुल्ली कन्वर्टेबल मनी, दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। आपने करेंसी छपाई, इसके पीछे स्टैंडर्ड कौन सा है? गोल्ड। क्या है? आप करेंसी छपा रहे, अब किंग्स ने, कंपनी गवर्नमेंट्स ने करेंसी छपाना शुरू किया, लेकिन उतनी ही करेंसी छपाई जितना उनके पास रिजर्व था, जितना उनके पास गोल्ड एंड सिल्वर था। तो ये होते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल मनी। शुरू में आपका यही पैसा चल रहा था जो रिप्रेजेंटेटिव मनी था। उन्होंने अब करेंसी छपाई। इंडिया में जब हमने शुरू किया, इंडिया में सपोज आपने 1 रुपया छपाया, ₹100, इसके पीछे आरबीआई के लॉकर में 100 का बराबर गोल्ड होता था। ठीक, इसीलिए उस पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ ₹100। यानी आरबीआई आपको बोलता है अभी के लिए इसको इस्तेमाल करो, मुझे पता है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब तुम्हें इसका वैल्यू चाहिए होगा मेरे पास आना, आई प्रॉमिस टू पे यू द वैल्यू ऑफ दैट मनी। ठीक है ना, ये इसीलिए इन नोट्स को हम प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं, ये प्रॉमिस पे चलता है मामला। ठीक है ना, जब आप ऐसा पैसा चलाते हैं जो एक ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है, जैसे कि अभी हमने देखा उसने 100 गोल्ड कॉइन्स उसके लॉकर में डाले, रिटर्न में उसे क्या दिया? बिल दिया। वो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रस्ट पे ही तो चला, आप किसी और को देंगे, आप उसको बोलेंगे ये लो तुम्हारी बिल, वो बोलेगा उसको, वो जब एक्सेप्ट करेगा उस बिल को, उसको ट्रस्ट होगा कि हाँ इसके पीछे इसका वैल्यू जरूर होगा। आज अगर हम कोई करेंसी इस्तेमाल करेंगे, हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ इसके पीछे इसका वैल्यू जरूर होता है। जब भी आपकी करेंसी ट्रस्ट के बेसिस पे चलती है, दैट करेंसी इज कॉल्ड फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी, फिड्यूशरी मनी क्या है? जो करेंसी किस पे चले? रेफर्स टू मनी बैक्ड अप बाय ट्रस्ट, रेफर्स टू द मनी बैक्ड अप बाय ट्रस्ट between the payer and the payee, between the payer and the payee, जो दे रहा है और जो ले रहा है दोनों के बीच में ट्रस्ट है। जो ले रहा है उसको ट्रस्ट है कि हाँ इसने इसके पीछे वैल्यू जरूर रखा होगा। ये क्या है? फिड्यूशरी। अब पेपर करेंसी में हम जो देख रहे हैं, हाँ जी, बस पेपर करेंसी में जो हम देख रहे हैं, पेपर करेंसी में 2 तरीके का पैसा होता है। एक होता है आपका लीगल टेंडर, एक होता है नॉन लीगल टेंडर। पेपर करेंसी इज ऑफ 2 काइंड्स, लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर एंड नॉन लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वो पैसा है जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, यानी जो पैसा लेकर आएगा आपसे, आपने कोई चीज बेची, उसने आपको वो चीज दी, वो पैसा दिया, यू आर नॉट एबल टू रिफ्यूज दैट मनी। आप जिसमें पेमेंट्स रिफ्यूज नहीं कर सकते वो लीगल टेंडर होता है। लीगल टेंडर क्यों होता है? बिकॉज इट्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना, इसको हम फियाट मनी कहते हैं। फियाट मनी, फियाट मनी क्या है? विच इज बैक्ड बाय अ फियाट। फियाट क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, रिटर्न में वो आपको क्या दे रहा है? रुपीस दे रहा है, कैश दे रहा है, वो पैसा क्या है? लीगल टेंडर मनी। यू कैन नॉट रिफ्यूज द पेमेंट इन दैट बिकॉज इट्स अ फियाट करेंसी। गवर्नमेंट ने उसको फियाट करेंसी डिक्लेयर किया है, वो लीगल टेंडर है। यू कैन नॉट रिफ्यूज दैट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी। लेकिन नॉन लीगल टेंडर क्या है? जिसको आप रिफ्यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे फिर? ऑप्शनल मनी। ये ऑप्शनल मनी है, यू कैन रिफ्यूज द एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट्स। नॉन लीगल टेंडर में कौन सी चीज है जो आप रिफ्यूज कर सकते हो? जैसे मैंने आपको सर्विस दी, आपने जब फी भरना है, आपने चेक दिया मुझे, मैं बोल सकता हूं मुझे चेक नहीं चाहिए, यू कैन रिफ्यूज द चेक। ठीक है ना, वो चेक क्या है फिर? नॉन लीगल टेंडर चेक्स। इसीलिए हम इसको क्रेडिट मनी भी कहते हैं। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी। कोई अगर बैंक ड्राफ्ट लेकर आएगा
क्या उसको रिफ्यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी। बैंक ड्राफ्ट, वो क्या है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो शाहकार सर से पूछना। अब लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर यानी जिसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। इसमें दो तरीके का लीगल टेंडर होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर वो लीगल टेंडर है जिसको आप एक हद तक एक्सेप्ट कर सकते हो। एक हद से अगर ज्यादा पेमेंट आ गई उसको रिफ्यूज किया जा सकता है। एक हद के अंदर अंदर है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, एक हद से बाहर है तो रिफ्यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आपको 10 रुपए का, आपसे कोई 10 रुपए का चॉकलेट खरीदने आया, उसने आपको 50 पैसे के 20 कॉइन्स दिए, क्या आप उसको रिफ्यूज कर सकते हो? यू कैन नॉट रिफ्यूज दैट, ठीक है ना, क्योंकि कॉइन्स जो है वो लिमिटेड लीगल टेंडर में आता है। अगर आपको कोई 50 पैसे के पेमेंट करेगा, 50 पैसे में अप टू ₹10, ₹10 तक की पेमेंट करेगा, किस में? 50 पैसे में, आप उसको रिफ्यूज, अगर 15 करेगा, 11 करेगा, 12 करेगा, उसको रिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड नहीं हुआ, ये क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर। 10 रुपए तक पेमेंट हो सकती है, इसको एक्सेप्ट करना है 10 तक। 10 से बाहर होगा यू कैन रिफ्यूज इट। 50 पैसे में 10 रुपए तक पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर 1 रुपया है या 1 रुपये से ज्यादा, जो भी कॉइन्स होती है, जो भी कॉइन्स है, यहां पर लिमिटेड लीगल टेंडर में कॉइन्स डालना, जो भी कॉइन्स होती है, अगर अब 1 रुपये से ज्यादा दे रहा है कोई पेमेंट, वो पेमेंट दे सकता है ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक। 1000 से ज्यादा वो पेमेंट नहीं दे सकता। अगर उसको 1000 से ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी तो कुछ और इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1000 तक अगर आपको कोई 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे रहा है, यू कैन नॉट रिफ्यूज इट। 1000 से ज्यादा तो यू कैन रिफ्यूज इट। ये लिमिटेड लीगल टेंडर है अप टू ₹1000, अप टू ₹1000। समझ आ रहा है? रिपीट करूं? ओके, मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूं। लीगल टेंडर क्या है? जिसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फाइन, अब कितना एक्सेप्ट करना पड़ेगा? अगर लिमिटेड एक्सेप्टेंस है तो लिमिटेड लीगल टेंडर, अगर अनलिमिटेड एक्सेप्टेंस है तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में हम कॉइन्स देखते हैं। 50 पैसे के कॉइन्स 10 रुपए तक एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। आपको किसी को 10 रुपए देने, आप 50 पैसे उसको दे सकते हो, वो एक्सेप्ट करेगा। अगर 10 रुपए से ज्यादा है तो वो डिनाई कर सकता है। अगर किसी को 1000 तक पेमेंट करनी है, आप उसको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये में पेमेंट कर सकते हो। 1000 रुपए तक, उससे ज्यादा अगर करना है वो रिफ्यूज कर सकता है। तो ये सब क्या है? लिमिटेड लीगल टेंडर। असल में सब कुछ लिमिटेड ही होता है, पर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अनलिमिटेड लीगल टेंडर में हम देखते हैं नोट्स। तो आइडियली अगर आपको किसी को कितनी भी पेमेंट करनी है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है? कितनी भी पेमेंट करनी है वो क्या? एक्सेप्ट उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। कितनी भी पेमेंट करनी है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आप उसको कैश दे रहे हो, ही हैज टू एक्सेप्ट दैट। तो ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो गया। पर रिसेंटली फाइनेंस बिल जो आई, फाइनेंस बिल 2017, इसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली इस पे। इसने कहा कैश में जो ट्रांजैक्शन होती है वो असल में गवर्नमेंट की नजर से बाहर होती है। आपके पास कैश है, आप अभी आए, आपने सपोज 10 लाख रुपए का कैश में सोना खरीदा। ये 10 लाख रुपए आपने सोना लिया फिजिकली और कैश दिया फिजिकली। ये जो ट्रांजैक्शन हुई, गवर्नमेंट को पता है कि क्या हुआ? जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होती है वो गवर्नमेंट से बाहर होती है, गवर्नमेंट की नजर से बाहर होती है। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इंडियन इकोनॉमी को क्या बनाना है? कैशलेस इकोनॉमी, ताकि सारी ट्रांजैक्शन हमारी नजर से जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अब इस अनलिमिटेड लीगल टेंडर को, जिसको हम नोट्स कहते हैं, इसको भी लिमिटेड बना दिया। फाइनेंस बिल ने कहा कि अगर आपको कोई 3 लाख तक का कैश दे रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। 3 लाख से ज्यादा देगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा। अभी आपका वो 3 लाख से घटकर 2 लाख पे आ गया है। अभी सिर्फ 2 लाख की ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। 2 लाख अगर कैश में किसी को देना है, यू कैन ओनली गिव अप टू 2 लाख। जब भी आप देखेंगे किसी ने 2 लाख से ज्यादा पैसे पकड़े, वो इलीगल काम कर रहा है।
दैट इज कंसिडर्ड ब्लैक मनी। कैश असल में ब्लैक है शॉर्ट में। आप सबके पास, जिसके पास भी कैश है लार्ज क्वांटिटीज में, वो सारा का सारा ब्लैक का पैसा है, ठीक है ना। तो ब्लैक मनी अगर कोई आप ब्लैक मनी अगर कोई चला रहा है तो डोंट थिंक अबाउट इट कि इसने कुछ स्मगलिंग, कोई ड्रग्स वग्स बेचे हैं, वही ब्लैक मनी है, नहीं। जो आप टैक्स जिस पे नहीं देते वो ब्लैक हो जाता है। वो टैक्स हम उसी पे देते हैं जिस पे गवर्नमेंट की नज़र पड़ेगी। जो गवर्नमेंट की नज़र से ही बाहर है उस पर कैसा टैक्स, वो ब्लैक हो जाता है। तो फाइनेंस बिल ने क्या कहा, आप कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो इन कैश, 2 लाख तक ये लीगल टेंडर होगा। 2 लाख से ज़्यादा अगर जाना है बैंक से जाएगा, वो बैंक से जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये पेपर करेंसी की, इसमें हमने देखा फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या है? इट इज द मनी दैट इज बैक्ड अप बाय ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। फिर मैंने बोला फियाट मनी। फियाट मनी क्या है? जो इकोनॉमी में चलता है, बिकॉज उसको कौन बैक करता है? ट्रस्ट नहीं, बल्कि गवर्नमेंट का ऑर्डर। गवर्नमेंट ने ऑर्डर में, आरबीआई एक्ट में, जैसे कॉइनेज एक्ट आया उसमें ऑर्डर आते हैं, इसलिए आपका करेंसी नोट्स का कोई एक्ट आता है तो उसमें ऑर्डर आता है, वही फियाट होता है। फियाट से आपकी करेंसी फियाट मनी बनती है, ऑर्डर से फियाट मनी होता है। लीगल टेंडर में 2 टाइप्स, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड में कॉइन्स होती है और अनलिमिटेड में नोट्स। कब तक? 2 लाख तक। इसमें 50 पैसे के कब तक? 10 रुपए तक, और 1 रुपए से 1000 रुपए तक। ओके, अब पेपर करेंसी में अभी ये चल रहा है मामला। अब धीरे धीरे हमने देखा कि पेपर करेंसी जो कैश में ट्रांजैक्शन होती है, ये गवर्नमेंट की नज़र से बाहर है, इसीलिए गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है फ्रॉम पेपर इकोनॉमी टू कैशलेस इकोनॉमी। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं टू बैंक मनी। बैंक मनी, अब ये बैंक मनी क्या है? सिंपली जब भी ये इस बैंक मनी के पीछे कौन सी करेंसी होती है? पेपर करेंसी ही होती है। यही पेपर करेंसी जब डिपॉजिट होगी बैंक के पास, बैंक ऑर्डर जनरेट करता है। जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक के पास अपनी करेंसी, बैंक उसके खिलाफ 2 टाइप के ऑर्डर जनरेट करता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, एक होता है पेपर ऑर्डर। एक होता है पेपर ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है ये इलेक्ट्रॉनिकली यानी डिजिटली हो रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स होते हैं बैंक के, ये भी बैंक मनी है। उसके बाद पेपर ऑर्डर में बैंक चेक आपको देता है, ड्राफ्ट देता है ना, डिमांड ड्राफ्ट। ये क्या है? ये बैंक मनी है, ये पेपर ऑर्डर होता है। समझा? तो हम देख रहे हैं कैसे एवोल्यूशन हो रहा है मनी का। कमोडिटी से मेटालिक, मेटालिक से पेपर, पेपर से बैंक। अभी ये बैंक भी खत्म हो गया 2009 के बाद। 2009 में ऐसा तूफान हमने देखा जो पूरे फाइनेंशियल हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में हमने अभी तक कभी नहीं देखा था। हमने ये देखा, जब भी सिविलाइजेशंस में देखा है, जो भी सेंटर होता है पावर का, वही आपका पैसा छपाता है कि नहीं? इंडिया में पैसा छपाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट आरबीआई। यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस का एजेंट यूनाइटेड फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, चाइनीज बैंक ऑफ रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना, जो भी है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। ये सारे क्या है? ये सेंट्रल बैंक है जो उस नेशन की करेंसी छपाते हैं। लेकिन हमने देखा ये लोग क्या इसमें तूफान मचाते हैं। हमने ये सबसे पहले कब देखा? 1970s में। 1970 से पहले कहा यूनाइटेड स्टेट्स में हमने देखा कि पूरी दुनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी दुनिया को कहा कि आप जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चल रहे, अभी मैंने कहा ना कि जब भी पेपर करेंसी बनाई जा रही थी उसके पीछे बैकिंग होती थी, है ना, किसकी? गोल्ड की। तो अभी हमने देखा क्या था पीछे से? गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड। इंडिया जब आज़ाद हुआ, इंडिया भी गोल्ड स्टैंडर्ड पे चला है। इंडिया जितनी भी करेंसी छपाता था वो 100% फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होती थी, वो 40% कन्वर्टेबल होती थी। हम 40% कन्वर्टेबिलिटी पे चले हैं अप टू 1956। 1956 तक वी हैव सीन दैट रुपी वाज पार्शियली कन्वर्टेबल विद गोल्ड। यानी अगर आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया छपाया, इसके रिजर्व में 40 करोड़ का क्या था? सोना था। ये भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, पार्शियल कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। यहां पे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी देखी, लेकिन फिर भी गोल्ड स्टैंडर्ड था। तो उन्होंने कहा हम जितना भी पैसा छपाएंगे उसके पीछे हमारे पास 40% उसका गोल्ड होना
चाहिए तभी वो छपा सकते हैं। लेकिन हमने देखा चाहे फुल्ली कन्वर्टेबल मनी हो या पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी हो, गोल्ड स्टैंडर्ड इकोनॉमीज में हमने देखा गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लोगों के लिए अच्छा है लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा जब गोल्ड स्टैंडर्ड पे हम चले, उन लोगों ने खास कर हमने वियतनाम में देखा और इंडिया में भी देखा, जब हम 1956 से बाहर आए हमने देखना पड़ा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, चाइना के साथ वॉर हुआ। इन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, जब डिफिकल्ट टाइम्स होता है या नेचुरल डिजास्टर हुआ 1966 में, जहां पर फेमाइन हमने देखा इंडिया में कमाल का हुआ, ठीक है ना। तो फेमाइंस के टाइम में, नेचुरल डिजास्टर के टाइम में या वॉर के टाइम में आपको ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी चाहिए, ठीक है ना। अब वॉर में आपको एमिनेशन खरीदनी है, टैंक्स खरीदनी है, रॉकेट्स खरीदनी है, जो भी आपको खरीदना है, मिसाइल्स वगैरह, ये सारा खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। लेकिन पैसा तो छपा ही नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे गोल्ड लाना जरूरी है। जब तक गोल्ड नहीं होगा क्या पैसा छपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं छपा सकते। तो हमें मालूम पड़ा गोल्ड स्टैंडर्ड में ये लिमिटेशन है कि जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं नेशन के लिए, तब हम ज़्यादा करेंसी प्रिंट ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके पीछे हमारे पास उतना पैसा नहीं होता। 1956 में इंडिया ने डिक्लेयर किया हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हट रहे हैं। तो हमने पीछे जो रिजर्व रखा था गोल्ड का, उसके अगेंस्ट करेंसी छपाते थे। अब हमने कहा हमें रिजर्व नहीं रखना, हमने कहा कि अब हम रिजर्व रखेंगे सिर्फ $515 का, 515 करोड़ का, 515 करोड़ का। इसको हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? आरबीआई ने कहा 1956 में कि हम 515 करोड़ का रिजर्व रखेंगे, इसके अगेंस्ट जितना छपाना है छपाएंगे। अब ये 40% नहीं है, 40% यानी जितना यहां छपा रहे हो उतना यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 40% बरकरार रखना है। यहां पर अब 40% हटा लिया, हमने कहा 515 करोड़ रखेंगे, पीछे उसके आगे जितना छपाना है छपा लेंगे। इस 515 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड होगा और 400 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी होगी। फॉरेन सिक्योरिटी में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसमें 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। 2 सेकंड के लिए मान लो फॉरेन करेंसी, ठीक। तो क्या देखा हमने? पीछे रिजर्व क्या है आरबीआई के अकाउंट में, जो उस बैंक के अकाउंट में रिजर्व कितना था? गोल्ड कॉइन्स होती थी ना, तब जाके वो बिल देता था। अब आरबीआई के अकाउंट में रिजर्व कितना है? इसके अगेंस्ट वो जितना छपाना चाहता है छपा सकता है। उसके बाद हमने कहा ये 515 करोड़ भी बहुत ज्यादा है। अब हम कितना रखते हैं? 200 करोड़, ओनली 200 करोड़। इन 1995 में हमने अपना रिजर्व फिर से घटाया, अभी 200 करोड़ का रिजर्व है। यानी आरबीआई के पीछे उसके रिजर्व में कितना पैसा? सिर्फ 200 करोड़। उसके अगेंस्ट वो जितना छपाना चाहता है छपा सकता है। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड रहेगा और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी। इतना ही रिजर्व है अभी, इसके अगेंस्ट वो जितना छपाना चाहते हैं छपा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं मिनिमम पेपर करेंसी स्टैंडर्ड या मैनेज्ड करेंसी पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड, मैनेज्ड पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। बाकी कल करेंगे नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल लिमिट है, अब नहीं करता आरबीआई प्रिंट, नई करेंसी छपना बंद हो गया उसको।